नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल E5 मोटिवेशन। और आज हम आपके लिए लेके आए ड्रग पेनिट्रेशन थ्रू स्किन। तो आइए देखते हैं स्किन के थ्रू ड्रग का पेनिट्रेशन कैसे होता है और कैसे हम उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ द स्किन। यहाँ पर आपको स्किन के अलग अलग लेयर्स दिखते हैं। तो जो टॉप मोस्ट लेयर है उसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं। उसके नीचे का जो बहुत बड़ा लेयर होता है तकरीबन 100 माइक्रोन का जो डर्मिस है, उसके नीचे एक और छोटा लेयर जिसको हाइपोडर्मिस बोलते हैं। तो स्किन का जो मेजर स्ट्रक्चर है वो डर्मिस लेयर है। डर्मिस लेयर के ऊपर का छोटा सा एकदम क्रस्ट जैसा लेयर है जिसको हम एपिडर्मिस बोलेंगे, और डर्मिस के नीचे का लेयर हाइपोडर्मिस। स्किन के स्ट्रक्चर में आपको देखें तो बीच बीच में आपको जो हेयर फॉलिकल्स है वो दिख रहे हैं, जो जिसके अपेंडेजेस बाहर निकले हुए हैं। और फिर आपको बीच बीच में दिखेंगे पोर्स जो कि स्वीट ग्लैंड्स है। और फिर हेयर फॉलिकल के नीचे आपको सीबम जो फ्लूइड निकलता है, लिपिडिक फ्लूइड, उसकी ग्लैंड है सीबेसियस ग्लैंड। और बाकी आपको वेन्स, आर्टरी और सबसे नीचे फैट जो एडिपोज टिश्यू का लेयर आता है, नर्व्स फाइबर्स आते हैं। तो ये पूरा हो गया स्ट्रक्चर ऑफ द स्किन। अब ये स्ट्रक्चर देखने के बाद थोड़ी उसकी प्रॉपर्टी देखते हैं कि जैसे स्किन की प्रॉपर्टी क्या है। तो सबसे ऊपर का लेयर है जो एपिडर्मिस है, वो पूरा हाइड्रोफोबिक होता है, उसकी वाटर सॉल्युबिलिटी बहुत ही कम होती है। उसके नीचे का लेयर एपिडर्मिस जो कि हाइड्रोफिलिक होता है। उसके नीचे का लेयर हाइपोडर्मिस जो कि और भी ज़्यादा वाटर सॉल्युबल, यानी हाइड्रोफिलिसिटी वहाँ पे ज़्यादा होती है। तो ऊपर से जैसे अंदर जाते स्किन के ऊपर सरफेस से, वैसे हाइड्रोफिलिसिटी इंक्रीज़ होती है। तो यहाँ पर आपको जब कोई भी ड्रग मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्किन के ऊपर से जैसे अंदर जाना है, तो स्किन का जो लेयर है सेम जैसे एपिडर्मिस में, तो डिफ्यूजन थ्रू पास होगा। एपिडर्मिस से डर्मिस में जब वो जाएगा तब उसको पार्टीशन कोफिशिएंट की वैल्यू के हिसाब से वो आगे बढ़ेगा, क्योंकि दो क्रॉस लेयर हुआ है, दो स्ट्रक्चर है जिनकी प्रॉपर्टी अलग है। वापस पूरा एपिडर्मिस उसको क्रॉस करना है तो डिफ्यूजन से होगा, जिसमें कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट काम करेगा। लेकिन एपिडर्मिस से अगेन हाइपोडर्मिस में मूव करने के लिए पार्टीशन कोफिशिएंट चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगेन जो है ना वाटर सॉल्युबिलिटी और लिपिड सॉल्युबिलिटी का बैलेंस अलग है, मतलब दोनों की हाइड्रोफिलिसिटी अलग होती है। तो डिफ्यूजन एंड पार्टीशन कोफिशिएंट ऐसे सीक्वेंस में ड्रग को आगे बढ़ना होता है। तो किसी एक मैकेनिज्म से ड्रग आगे नहीं बढ़ सकती, वो रुक जाएगी। इसलिए अच्छा एब्जॉर्प्शन होना है तो ये दोनों मैकेनिज्म अच्छे से काम होना चाहिए, यानी आपके ड्रग की प्रॉपर्टी इससे मैच होनी चाहिए। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी हम देखते हैं कि रूट्स ऑफ पेनिट्रेशन कौन कौन से, अगर मेडिसिन को, आपकी ड्रग मॉलिक्यूल को स्किन के ऊपर से अंदर जाना है तो वो कहाँ से जाएगा। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ, देखिए लेफ्ट साइड पे सबसे पहले मैंने लिखा है इंट्रासेल्युलर रूट। इंट्रासेल्युलर रूट यानी बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपकी ड्रग सीधा स्किन में नीचे उतर जाएगी। सामने सेल आता है, सेल मेम्ब्रेन आती है, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड आता है, एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड आता है, मेम्ब्रेन का क्रॉसओवर आता है। सब जगह पे वो इजीली पास हो जाएगी, यानी कहीं पे उसको दिक्कत नहीं आएगी। अगर ऐसी ड्रग की प्रॉपर्टी है तो ये रूट उस ड्रग के लिए बहुत ही बढ़िया है। और ये रूट का जो अवेलेबिलिटी है वो 90% है, 90% से ज़्यादा, मोर देन 90%। यानी अगर कोई ड्रग इस रूट को फॉलो करती है तो समझिए उसका एब्जॉर्प्शन, पेनिट्रेशन बहुत ही अच्छा मिलता है आपको, बहुत ही अच्छा। देयर इज़ नो चैलेंज, लेकिन सब में होता नहीं है। तो सेकंड ऑल्टरनेटिव कौन सा रूट है? ट्रांस एपेंडेजियल रूट, यानी आपके जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं, जो हेयर फॉलिकल के आजू बाजू सीबासियस ग्लैंड होती है, जिससे सीबम फ्लूइड निकलता है। तो फ्लूइड की वजह से हेयर फॉलिकल का जो सराउंडिंग एरिया होता है वो ऑयली रहता है, और यही ऑयल हमारी स्किन को ऑयली करता है। तो स्किन को कांस्टेंट ऑयली रखने के लिए सीबम ग्लैंड काम करती है। इसीलिए वो पूरा जो स्ट्रक्चर है हेयर फॉलिकल का एरिया, तो आपको समझना है कि वो लिपिडिक एरिया है पूरा सराउंडिंग, और वहाँ से वो उस पोर को ड्रग अगर एज अ रूट, एंट्री रूट यूज़ करता है तो सीधा अंदर स्किन के बॉटम तक चला जाएगा। एडिपोज टिश्यू मतलब मसल जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ तक वो ड्रग आराम से चला जाता है। लेकिन कब ऐसा होगा? जब आपकी ड्रग लिपिड सॉल्युबल होगी या उसकी लिपोफिलिसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि ये पूरा सरफेस लिपोफिलिक होता है। तो लिपोफिलिक ड्रग के लिए ये रूट बहुत ही अच्छा है। पर अगेन चैलेंज क्या है? ये रूट की अवेलेबिलिटी 1 to 2%, यानी बहुत कम है, क्योंकि स्किन के ऊपर हेयर फॉलिकल की अवेलेबिलिटी बहुत कम है। % to % थोड़ी वेरी करती है, लेकिन ऑन एन एवरेज बहुत ही कम हो। तो ये जो रूट है वो आपको 1 to 2% ही अवेलेबल है, यानी लिपिड ड्रग के लिए भले ही बहुत ही अच्छा रूट है, लेकिन टोटल ड्रग एब्जॉर्प्शन कम होता है क्योंकि रूट की अवेलेबिलिटी कम है। थर्ड है पैरासेल्युलर रूट, यानी अगर आपकी ड्रग
सेल्यूलर स्ट्रक्चर से अंदर से क्रॉस नहीं हो सकती है, तो फिर वो क्या करेगी, 2 सेल के बीच में जहाँ पे स्पेस होता है वहाँ से वो घूमती फिरती जिगजैग मोशन में आगे बढ़ेगी। अब यहाँ पे क्या है, 2 सेल के बीच में जो फ्लूइड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, ACF। एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड जो होता है वो उसमें वाटर कंटेंट होता है, यानी वो वाटर ही होता है। तो जो हाइड्रोफिलिक ड्रग है वो इस रूट से अच्छे से पास हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे आजू बाजू सब वाटर ही वाटर है और उसमें वो डिजोल्व होकर सीधा पास डिफ्यूजन से सीधा आगे चली जाती है, तो बहुत ईजीली वो पास कर जाएगी। तो वाटर सॉल्युबल ड्रग के लिए सबसे अच्छा रूट है पैरासेल्युलर रूट, या तो फिर हम बोलेंगे इंटर सेल्युलर रूट। चैलेंज क्या है, ये रूट भी 5 to 10% ही अवेलेबल है, यानी अगेन यहाँ पर भी टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब विल बी लेस, क्योंकि रूट की अवेलेबिलिटी ही लेस है। तो वाटर सॉल्युबल ड्रग के लिए ये रूट बहुत अच्छा है, ऑयल सॉल्युबल ड्रग के लिए ट्रांसएपेनेजियल रूट बहुत अच्छा है, लेकिन दोनों ही केस में अवेलेबिलिटी बहुत ही कम है। तो हमें सीखने को क्या मिलता है कि कोई भी ड्रग अगर ट्रूली हाइड्रोफिलिक है या फिर ट्रूली लिपोफिलिक है तो स्किन एब्जॉर्प्शन उसका कम रहता है, ज़्यादा नहीं हो पाता है। अब स्किन एब्जॉर्प्शन तभी ज़्यादा होगा जब आपकी ड्रग ट्रांससेल्युलर रूट को एडॉप्ट करती है, इसी रूट से जाती है तो ही उसका एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा रहता है। और ये कब होगा, जब आपकी ड्रग ना तो ज़्यादा वाटर सॉल्युबल है ना ही ज़्यादा ऑयल सॉल्युबल है, यानी एक बैलेंस है, बैलेंस स्टेट में। यानी अदर फॉर्म में कहें तो जिसकी HLB वैल्यू 7 के आजू बाजू है, 6 to 8, क्योंकि हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस, यानी अगर ऐसी प्रॉपर्टी है, एम्फीफिलिक इन नेचर है, तो ये इस चीज़ में आप बोल सकते हो कि ये ड्रग का स्किन एब्जॉर्प्शन बहुत ही अच्छा मिलेगा। तो हमने देखा यहाँ पर 3 रूट है ड्रग एब्जॉर्प्शन के थ्रू स्किन, एक इंटरसेल्युलर, इंट्रासेल्युलर एंड ट्रांसएपेनेजियल। सबकी अवेलेबिलिटी अलग है। एक वाटर सॉल्युबल ड्रग के लिए रूट है लेकिन बहुत कम अवेलेबल है, एक ऑयल सॉल्युबल ड्रग के लिए वो भी कम अवेलेबल है। तीसरा रूट इंट्रासेल्युलर जो कि बैलेंस जिसकी प्रॉपर्टी होती है उसके लिए, और ये रूट की अवेलेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। ये मैंने एक और फिगर ली आपके लिए क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट को एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन अगर अटेंड करना है तो ड्रॉ करने के लिए आसानी रहे, तो आप अलग अलग फिगर्स को अपने हिसाब से ड्रॉ करके प्रेजेंट कर सकते हैं अपना आंसर। तो यहाँ पर भी वही चीज़ समझाइए, मैकेनिज्म भी वही है, इसमें थोड़ा डिटेल स्ट्रक्चर हमने लिया है। तो यहाँ पर आप देखिए तो सबसे पहला जो लेयर है एपिडर्मिस वो 10 माइक्रोमीटर का है, उसको पहले क्रॉस करना पड़ेगा जो लिपिडिक इन नेचर है। उसके बाद 100 माइक्रोमीटर का डर्मिस लेयर है जो हाइड्रोफिलिक इन नेचर है। उसके बाद उसको हाइपोडर्मिस लेयर क्रॉस करना पड़ेगा जो कि आपको मिलेगा मोर वाटर सॉल्युबल। तो पूरा स्किन का जो थिकनेस है उसको क्रॉस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी आप रूट देख सकते हैं, अलग अलग तीनों रूट अलग तरीके से दिखाए हैं। तो ये फिगर भी आप अंडरस्टैंड करने के लिए या फिर समझने के लिए काम में आएगी। तो ड्रग मॉलिक्यूल इन स्किन में जब हम बात करते हैं तो उसके साथ क्या होता है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है, अगर हम टॉपिकल रूट से कोई ड्रग अप्लाई करते हैं तो हमारे पास 2 चॉइस होती है या 2 विशेस होती है। या तो हमें वो ड्रग टॉपिकल एप्लीकेशन या लोकल एप्लीकेशन के लिए चाहिए, एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए चाहिए, या फिर वो ड्रग हम स्किन पे अप्लाई करके हम चाहते हैं कि उसका एब्जॉर्प्शन ब्लड में हो, यानी वो घूमती फिरती ब्लड में पहुँचे, सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुँचे और सिस्टमिक एक्शन दे। तो या तो हम लोकल एक्शन के लिए ड्रग अप्लाई करते हैं या फिर सिस्टमिक एक्शन के लिए करते हैं। लोकल एक्शन के लिए जब करते हैं तब उसको टॉपिकल ड्रग बोलेंगे, और सिस्टमिक एक्शन के लिए करते हैं तब हम उसको बोलेंगे ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम यानी TDDS। फ़र्क क्या है, अगर आप टॉपिकली अप्लाई करना चाहते हो, उसको लोकल एक्शन के लिए ड्रग अप्लाई कर रहे हो, लेकिन थोड़ा बहुत ड्रग तो ब्लड में एब्जॉर्प्शन होगा ही क्योंकि आप रोक नहीं सकते, लेकिन आपको ये देखना है कि 10% से ज़्यादा उसका सिस्टमिक अपीयरेंस नहीं होना चाहिए ब्लड में, यानी ज़्यादातर ड्रग लोकली अवेलेबल रहनी चाहिए 90% तक, और ज़्यादा से ज़्यादा 10% अगर ब्लड में जाती है तो ठीक है, तब तक सेफ़ है क्योंकि उसकी खास साइड इफ़ेक्ट नहीं मिलेगी। क्योंकि हमें लोकली चाहिए, ब्लड में जाएगी तो किसी और ऑर्गन में उसकी साइड इफ़ेक्ट्स मिल सकती है। तो टॉपिकल ड्रग डिलीवरी के लिए सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन 10% से कम ही होना चाहिए। वही उल्टा, अगर आप ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम बना रहे हैं और स्किन थ्रू आप उसका पेनिट्रेशन देख रहे हैं तो स्किन के अंदर जो रिटेंशन है वो बहुत कम होना चाहिए, 10% से कम, और 90% से ज़्यादा ड्रग आपकी सीधी सिस्टमिक सर्कुलेशन यानी ब्लड में पहुंचनी चाहिए। तो दोनों में ये चीज़ आपको समझनी है कि आपको ड्रग स्किन में रिटेन करानी है या स्किन में से पास होकर सिस्टमिक अवेलेबल करानी है। दूसरी चीज़ है, जब स्किन के अंदर भी कुछ एंजाइम्स रिसेप्टर्स वगैरह होते हैं तो उनसे मेटाबॉलिज्म होता है, भले उसका अमाउंट बहुत कम होता है, लेकिन ये फैक्टर भी हमें देखना पड़ता है कि एंजाइमेटिक मेटाबॉलिज्म जो होता है अगर आपकी ड्रग का ससेप्टिबल ड्रग है तो उस केस में आपको डोज एडजस्टमेंट करना पड़ेगा या फिर रूट के बारे में सोचना पड़ेगा। और
जैसे कि स्किन के बाद स्किन पेनिट्रेशन हो गया, लेकिन उसके बाद भी आगे एडिपोज टिश्यू और फिर मस्कुलर स्ट्रक्चर आता है, तो इन सबको भी क्रॉस करना होता है, तब जाके आपकी ड्रग ब्लड या सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचेगी। तो ये सारे फैक्टर जो है आपको टॉपिकल या ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में ध्यान में रखने पड़ते हैं। ज़्यादातर केस में तो पेनिट्रेशन कम ही मिलता है हमें, इसलिए हमें पेनिट्रेशन एनहांस करने की ज़रूरत पड़ती है। और ख़ास करके ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम जब आप बना रहे हो, सिस्टमिक अवेलेबल ड्रग को कराना है, तो एक खास आपको होता है कि वो पेनिट्रेशन कम होता है। तो पेनिट्रेशन एनहांस करने के लिए 2 तरीके से काम कर सकते हैं, एक्टिव एनहांसमेंट मेथड यूज़ कर सकते हैं या फिर पैसिव एनहांसमेंट मेथड यूज़ कर सकते हैं। अगर एक्टिव एनहांसमेंट मेथड के लिए हम जाते हैं तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकली आप कर सकते हो, इलेक्ट्रिकली असिस्टेड मेथड से, मैकेनिकल मेथड से एंड अदर फिजिकल मेथड से। जैसे इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रोफोरोसिस बोलेंगे, जिसे आयनोटोफोरोसिस बोल सकते हो, रेडियो फ्रीक्वेंसी या मैग्नेटोफोरोसिस यूज़ करके आप ड्रग को एक ग्रेडियंट प्रोवाइड करके कॉन्सेंट्रेशन उसका पुश करके आप एब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ कर सकते हो। मैकेनिकल मेथड में आप माइक्रोनीडल यूज़ करके एब्रेसिव क्लॉथ या एब्रेसिव चीज़ से स्किन के पोर्स ओपन करके, स्किन को स्ट्रेच करके मैकेनिकली, या स्किन को पंक्चर करके, या फिर परफोरेशन। तो ये सब जगह पे आप क्या कर सकते हो कि वो माइक्रोनीडल आती है जो आज बच्चों में वैक्सीन के लिए यूज़ होती है, पेनलेस यानी नीडललेस इंजेक्शन बोलते हैं, जिसमें बहुत सारी माइक्रोनीडल्स होती है, तो उससे भी आप एक स्किन का बैरियर पास कर सकते हैं। तो मैकेनिकल मेथड्स आते हैं जिससे पेनिट्रेशन एनहांस होता है। और अदर फिजिकल मेथड्स में आपको सोनोफोरोसिस यानी अल्ट्रासाउंड वेव्स यूज़ करके आप कर सकते हो, लेज़र रेडिएशन या थर्मो ग्रेडियंट्स भी आप यूज़ कर सकते हो, थर्मोफोरोसिस। तो ये सारी मेथड्स है जो एक्टिव है, जहाँ पे एनर्जी इन्वॉल्व है, कुछ ना कुछ आपको सोर्स चाहिए एनर्जी, तो ये सारी एक्टिव मेथड्स है। कुछ पैसिव मेथड्स है जहाँ पे ड्रग और व्हीकल का इंटरेक्शन आप देख के ड्रग को प्रोडक्ट फॉर्म में बना के आयन पेयर यूज़ करके, यूटेक्टिक मिक्सचर्स अगर आप अपने बेस में इंक्लूड करो, यहाँ पे सुपर सैचुरेटेड सिस्टम बनाओ जिससे हाई कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मिलता है, तो इससे आपका ड्रग का पैसिवली पेनिट्रेशन एनहांस होता है। सेटम कोनियम का मॉडिफिकेशन करके जिसमें केमिकल एनहांसर्स हम यूज़ करते हैं, और स्किन का हाइड्रेशन आप स्किन बहुत सारा वाटर मॉइस्चर बैलेंस करके कर सकते हैं, या फिर आप इमोलियंट क्रीम बेस यूज़ करके जिसमें स्किन का वाटर इवैपोरेशन रुक जाता है, कम हो जाता है और स्किन हाइड्रेट रहती है, हाइड्रेशन इंक्रीज़ होता है और उस केस में ड्रग का एब्जॉर्प्शन अच्छा मिलता है। तो ये मॉडिफिकेशन आप कर सकते हैं। या फिर एक है कि आप अपने फॉर्मुलेशन को मॉडिफाई और ऑप्टिमाइज़ करके नॉवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम यूज़ कर सकते हो, पैच टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हो, जैसे वेसिकुलर सिस्टम हो गया, लिपोसोम, नियोसोम, नैनो पार्टिकल, इसमें से कोई बढ़िया सा सिस्टम आप यूज़ करके पेनिट्रेशन एनहांस कर सकते हो। तो ये आप क्वेश्चन का आंसर भी आप लिख सकते हो, अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हो और अंडरस्टैंड कर सकते हो कि पेनिट्रेशन एनहांसमेंट अगर करना है तो कैसे करना है। अगर आपको बहुत ही सिंपल में ये चीज़ लिखनी है, ज़्यादा आपको स्टडी नहीं करनी है, तो यही चीज़ को हम और सिंप्लीफाई करें तो आप बोल सकते हो कि जो पेनिट्रेशन एनहांसमेंट है उसके लिए आप केमिकल एनहांसर्स यूज़ कर सकते हो, जिसमें अलग अलग टाइप के केमिकल्स या इंग्रेडिएंट्स आते हैं, जिसमें खास करके टर्पीन है, इथेनॉल है, DMSO यानी डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, प्रोपिलीन ग्लाइकॉल थोड़ा बहुत काम करेगा, राइट, मोनोलिन, एजोन, ये सब आपको केमिकल्स ऐसे हैं, एक पेनिट्रेशन एनहांसर बोलते हैं जिनको, वो आपको एनहांसमेंट में हेल्प करते हैं। और सारी हमने कुछ आगे डिस्कस की, वो फिजिकल मेथड्स अगर लगाए या बात करें तो इलेक्ट्रोफोरोसिस, आयनोटोफोरोसिस, सोनोफोरोसिस, मैग्नेटोफोरोसिस, थर्मोफोरोसिस, ये सारी टेक्निक फिजिकल एनहांसमेंट में जाएगी। और अगर आप चाहो तो फॉर्मुलेशन ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, जिसमें अलग अलग नैनो कैरियर जैसे हमने बात की, नैनोजोम्स, लिपोसोम्स, डेंड्राइमर्स वगैरह आप यूज़ करके पेनिट्रेशन एनहांसमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ ये आज का लेक्चर ख़त्म हो रहा है। ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आपकी जो भी वैल्यूएबल कमेंट है प्लीज़ कृपया देना मत भूलना, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखना ताकि ऐसे अच्छे अच्छे और भी वीडियो आपको मिले। तो थैंक यू दोस्तों, ये है हमारी चैनल E5 मोटिवेशन। चैनल पे बने रहने के लिए शुक्रिया।